यहाँ पर क्या है कि एंजाइम के रिगार्डिंग ही, क्योंकि टॉपिक हमारा एंजाइम चल रहा है, तो कुछ और बेसिक्स सी इन्फॉर्मेशन है, हालांकि हमने ये देख ली है, बट फिर भी आपको एक बार रिवीजन के लिए। तो एक्टिव साइट क्या होती है? वो कैटालिटिक साइट जहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, एक्टिव साइट हो गया। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट के साथ बाउंड करते हैं। ठीक है ना, सबस्ट्रेट ही बाउंड करेंगे एक्टिव साइट के साथ। फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ये आपसे एक नंबर में पूछ लेगा, तो ये डेफिनेटली लिखें। तो ग्राउंड स्टेट क्या स्टार्टिंग पॉइंट होगा फॉर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होनी होती है। ऐसे नहीं कि भी कोई चीज़ ग्राउंड स्टेट में है फिर अपनी हाइयर स्टेट में जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। समझ गए ना? अगर मान लो हम ऐसे ग्राफ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बनाते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें दिस पॉइंट, यानी कि मान लो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, तो ये वाला एरिया जो भी है इसको बोलोगे आप ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये वाली ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जब मान लो हमारे पास क्या है, एंजाइम है और सबस्ट्रेट है भाई, ठीक है, मिलते हैं, तो क्या बनता है? ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम है वो अलग निकल जाएगा एज इट इज, और प्रोडक्ट हमारा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? रिएक्शन इंटरमीडिएट, एनी स्पीसीज ऑन द रिएक्शन पाथवे दैट हैज ए फाइनाइट केमिकल लाइफ टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देखोगे ईएस एंड ईपी, तो यहाँ पर यानी कि इसके बाद वैसे डायरेक्टली आप ईपी भी बनता है एक बार। ठीक है, और ईपी के बाद फिर एंजाइम अलग हो जाता है और सब आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाता है। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फर्स्ट इंटरमीडिएट। उसके बाद एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बना? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। और उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, तो जो ईपी है हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये टूट जाएगा इसमें, प्रोडक्ट में और एंजाइम में। देखो यहां पर क्या हुआ है, एंजाइम है प्लस में सबस्ट्रेट है, दोनों ने मिले और क्या बनाया? एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। ऐसे बनाई थी हमने लास्ट क्लास में, आपको याद हो? ये एंजाइम मान लो, ये एंजाइम की शेप बनाई थी, और मान लो यहाँ पर ये क्या बन गया? जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर आके यहाँ पर जुड़ गया, ये नीचे एंजाइम ऊपर सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट में चेंज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा किसमें? प्रोडक्ट में। और एंजाइम एज इट इज रहता है। मैंने बताया था एंजाइम में कोई चेंज नहीं होते हैं, जैसे सिस्टम में जाते हैं वैसे ही बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। और जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है, ये भी क्या है हमारा? वही एंजाइम है यहाँ पर। इसी तरीके से ये एंजाइम लगा लो और ये बन गया ऊपर, जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, तो इसको बोल रहे हैं हमने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ब्रेक हो जाता है किसमें? एंजाइम में और प्रोडक्ट में। अब ये एंजाइम फिर से फ्री हो गया, ये फिर से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर बाइंड करेगा और सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आपके ईएस एंड ईपी आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। उसके बाद रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी होगी इसमें से? तो यानी कि वो स्टेप, यानी कि स्टेप विद द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली एक्ट अपॉन द एलोस्टेरिक एंजाइम। तो यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप होती है हमारी ये वाली भाई, जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, क्योंकि इसमें ही क्या बनता है? इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं। यानी कि पहले मान लो एक रिएक्शन हो रही थी, एंजाइम फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ मान लो पहले क्या था? सबस्ट्रेट था, और बिना किसी एंजाइम की ये प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होता था, इसको ज्यादा एनर्जी की यहाँ पर जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब अगर इस सबस्ट्रेट के साथ मैं एंजाइम लगा देता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होगा? इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, किसको? सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो जाएगा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी जनरली एक्टेड अपॉन द एलोस्टेरिक एंजाइम। तो यहाँ पर जो रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी होगी हमारी, जो फर्स्ट स्टेप होगी उसको रेट लिमिटिंग स्टेप इसमें बोलते हैं, जिसमें हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं और ईएस कॉम्प्लेक्स जो बनता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हुई हमारी, इसको बोलोगे अब रेट लिमिटिंग स्टेप, यहाँ तक। इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ईएस चेंज हो जाएगी ईपी में, ये सेकंड स्टेप हो जाएगी हमारी। और उसके बाद थर्ड में मैं लिख दूंगा ईपी कन्वर्ट इनटू द ई प्लस में पी। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी हो जाएगी हमारी, ये फर्स्ट स्टेप जो होगी हमारी, इसको बोलेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप पे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम के। फॉर एग्जांपल, मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सपेंशन एक्सपेंशियल कैटलिस्ट इन द। तो यहाँ पर क्या है, एंजाइम क्या करते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं उनको फास्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। यानी कि कितना फास्ट करते हैं, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 11 टाइम फास्ट कर देते हैं। मान लो पहली एक रिएक्शन हो रही थी 1 घंटे में, उसको अगर एंजाइम है तो उसको 10 मिनट में कर देंगे ये, या उससे भी कम टाइम में। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं रिएक्शंस को फास्टर रेट, यानी कि जो रेट है, स्पीड है, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, रिएक्शंस विच proceed at the extreme temperature and pH conditions are catalyzed quantitatively at the neutral pH and room temperature। तो अगर मान लो ये बता रहा है, अगर कोई रिएक्शंस पहले हाई टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर होती थी, ठीक है, अगर आप उसमें एंजाइम डाल देते हो ना, तो वो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे और नेचुरल पीएच पे भी हो सकती है। मतलब पहले आपने मान लो फॉर एग्जांपल दूध को अगर मान लो आपने फाड़ना है, ठीक है, तो पहले आप क्या करते थे, उसको आप मतलब गर्मी में रख दोगे ओपन। ठीक है, जब गर्मियों में ओपन दूध को रखना फट जाता अपने आप ही। ठीक है, तो वहां पर क्या, गर्मी मतलब टेम्परेचर में रखा आपने। ठीक है, अगर आपने मान लो उसमें एक ड्रॉप खट्टे की डाल दी, एंजाइम की डाल दी, तो आप चाहे उसको रूम टेम्परेचर पे रखे रखो आप, वो फिर भी फट जाएगा। ऐसे ही होता है भाई, दूध नॉर्मली नहीं फटता है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर पे रख दोगे, धूप में रख दोगे, तो कुछ टाइम बाद फट जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको धूप में नहीं रखा है, लेकिन आपने उसके अंदर एक खट्टे की बूंद डाल दी है, तो फिर भी रूम टेम्परेचर भी फट जाएगा। आपने उसको ना ही तो पीएच चेंज की है, ना ही आपने टेम्परेचर चेंज किया है। तो एंजाइम यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। जो रिएक्शन पहले आपने धूप में रखा आपने मिल्क, फिर वो फट रहा था, अब आपने उसको छाया में रखा है, फिर भी वो फट रहा है। मतलब फटना मतलब दही बन रहा है उसका, जो सिंपल। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक इन टर्म ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर फॉर सबस्ट्रेट यूटिलाइज फॉर इट। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर द स्पेसिफिक इन टर्म ऑफ रिएक्शन कैटलाइज, कि वो किस रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपीज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन एंजाइम यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम यूज होता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर द स्पेसिफिक, और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, इनको अगर वो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट नहीं मिला तो ये काम नहीं करेंगे। यानी कि आप ऐसे ही समझ लो कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। सब्जेक्ट टू द वैरायटी ऑफ सेलुलर कंट्रोल एंड स्पेक्ट्रम ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज इज वेरी ब्रॉड भी। ये बोल रहा है सब्जेक्ट टू द वैरायटी ऑफ सेलुलर कंट्रोल। यहाँ पर ये बता रहा है कि सब्जेक्ट टू ए वैरायटी ऑफ सेलुलर कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेलुलर कंट्रोल, मतलब हमारे सिस्टम में भी क्या होते हैं, अलग अलग कंट्रोल होते हैं, जो उसके एंजाइम की वैरायटी को फंक्शनिंग को चेंज करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होगा कि एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं भाई फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कैटलाइज्ड ए सिंगल सबस्ट्रेट। एंजाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कैटलाइज ए सिंगल सबस्ट्रेट, ए ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट एंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए हो सकते हैं, एक जैसे बहुत सारे सबस्ट्रेट के लिए हो सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं,
तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो आप चाहे रोटी खा लो, चाहे आप चावल खा लो, चाहे ब्रेड खा लो, है तो कार्बोहाइड्रेट तीनों में। लेकिन उनको तोड़ने के लिए यहाँ पर एक ही टाइप के एंजाइम काम करेंगे। समझ गए? तो ये बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट अगर सिमिलर हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करेगा। या फिर एक सिंगल सबस्ट्रेट हो सकता है, मान लो फैट के लिए लाइपेज होता है, लिपिड के लिए, ठीक है। ऐसे ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को सबस्ट्रेट में, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम, ये एंजाइम मान लो हमारा, एंजाइम में एक्टिव साइट, यहाँ पर एक्टिव साइट है ये वाली। एक्टिव साइट में क्या होता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं, और इन अमीनो एसिड के साथ जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बाउंड करता है। और जब वो बाउंड करता है तो एक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड। याद होगा ना, मैंने बताया था नॉन कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड बनता है जब एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, यानी कि स्पेसिफिक होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर इस फोटो में ये बता रहा है कि जो कैटालिटिक पावर होती है एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम डिपेंड अपॉन द रीअरेंजमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। तो जब मान लो जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये एंजाइम मान लो और ये सबस्ट्रेट के साथ बाउंड करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, तो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के अंदर क्या करते हैं, कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट करते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल जाए। ठीक है, तभी वो रिएक्शंस कैटलाइज्ड होगी। सिंपल सी बात है। तो एंजाइम करते क्या है, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो बॉन्ड्स हैं सबस्ट्रेट में उनकी रीअरेंजमेंट कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं बॉन्डिंग ऑर्डर को, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल जाए। इसके बाद एक वर्ड आता है एक्टिवेशन एनर्जी भाई। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो सबस्ट्रेट को चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर दोगे तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। भाई सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट कब बनता है, जब आप उसमें कुछ चेंज करोगे, चाहे वो एंजाइम बॉन्ड की अरेंजमेंट करो, ठीक है। अगर मान लो आपने एंजाइम नहीं डाला सिस्टम में, ठीक है ना, तो सबस्ट्रेट हैं और ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं बिना एंजाइम के। मैंने कहा था सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कब बदलेगा, जब इस सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होगी। इसके अंदर जो बॉन्ड हैं वो कुछ टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। रीअरेंजमेंट यही होती है भाई, कुछ पहले वाले टूटना बॉन्ड और नए बनना, तो रीअरेंज हो जाएगा सिस्टम वो, और जो चीज है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगी। यहाँ पर क्या है, अगर आप सिस्टम में एंजाइम नहीं डालते हो तो आपने क्या करना पड़ता है, इस सबस्ट्रेट को या तो हाई टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि इसके अंदर जो बॉन्ड हो टूट जाएं और फिर से वो नए बॉन्ड बन जाएं। ठीक है, केमिस्ट्री में करते हो आप, कोई भी चीज को आप उबालते हो तो उसके अंदर बॉन्ड हो टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बन जाते हैं, नई स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे कि आप मान लो लोहा है, उसको पहले आप मेल्ट करोगे तो उसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो मेल्ट हो जाएगी, और फिर उसको ठंडा करोगे, उस नए बॉन्ड नया शेप है उसका, नया रूप बन जाएगा। मतलब कि जो लोहे का पाउडर था जैसे समझ लो आप, उसका आपने एक एक लोहे का कप बना दिया है, ग्लास है, रोड कुछ भी बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तभी वो लोहा मेल्ट हुआ है, और फिर आपने उसको, उसके जो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बने हैं, तभी नए बॉन्ड की एक शेप बनी है और वो प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अगर आपके पास एंजाइम होते तो आप क्या करते, उस सिस्टम में एंजाइम डाल देते। एंजाइम डाल दोगे ना तो क्या होगा, जो एनर्जी चाहिए थी लोहे को मेल्ट करने के लिए वो एनर्जी कम हो जाएगी। कम एनर्जी में जो लोहा है वो मेल्ट हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट में आप बदल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट स्टार्टेड। ये पता आपको, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो उनको थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज फर्स्ट पुश टू स्टार्ट द रिएक्शंस, या फिर कह सकते हो ये एक फर्स्ट पुश है एक पर्टिकुलर रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पर अगर लोहे वाला एग्जांपल लेता हूँ, तो रिएक्शन स्टार्ट कब होगी, जब मैं इसको यहाँ पर बॉईल करूंगा, मेल्ट करूंगा, तो एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी। चाहे वो गैस से दूं मैं, चाहे कुछ लकड़ी जला के करूँ, कुछ भी करूँ चाहे।
अगर हमारा सिस्टम है, आपने रोटी खाई है, ठीक है, अगर यहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेशन तभी होगा जब आप कुछ एनर्जी दोगे। जैसे आपने खाना खाते हो, आपको पता होगा आपका शरीर से एक एनर्जी निकलती है, मतलब खाना खाने के बाद शरीर हमारा गर्म हो जाता है, आपने नोटिस किया हो तो। ठीक है, तो वो जो गर्म हो रहा मतलब वो जो सिस्टम है उसको कुछ एनर्जी हो प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी से ही आपका जो डाइजेशन हो आगे प्रोसीड करता है। तो मैंने ये दो लॉक एंड की मैकेनिज्म थे, मैंने आपको बता दिए थे, लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ पर आ जाते हैं, देखो। तो यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल विदाउट एंजाइम है, पहला केस। लैक्टोज है, लैक्टोज होती है हमारी मिल्क के अंदर, आपने दूध पी लिया, ठीक है। अब आपने जो लैक्टोज है, ये इसकी स्ट्रक्चर है लैक्टोज, ठीक है, इसको तोड़ना है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, तभी आपका जो मिल्क है वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। और फर्दर ये फिर और बाकी सिंपल फॉर्म में टूटते रहेंगे, ग्लूकोज जो सिंपल गलैक्टोज को फिर से ग्लूकोज में टूट जाएगा ये। पर अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज मतलब जो हमारे मिल्क शुगर में होती है, ये मिल्क में होता है। अब अगर आप मान लो एंजाइम नहीं डालोगे, तो क्या करेगा, आपका नई सिस्टम को इन लैक्टोज मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है, इतनी एनर्जी देगा ना इस पॉइंट तक, तब जाके जो लैक्टोज है वो इन दोनों यूनिट में टूटेगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। कितनी एनर्जी है, मान लो हम ग्राफ से बनाएं तो लगभग ऐसे समझ लो इतनी एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है। यानी कि इस सिस्टम को, ये एक लैक्टोज मोलिक्यूल मान लो ये वाला एक, ठीक है, इसको इतनी एनर्जी इसको चाहिएगी, तब जो लैक्टोज आपका ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम है, तो ये जो लैक्टोज है ये बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, एंजाइम का नाम है लैक्टेज एंजाइम, बाइंड कर लिया, बिल्कुल कम एनर्जी लगी है, यहाँ पर देखोगे आप, ये केवल इतना, इतनी इतनी एनर्जी लगी है एज कंपेयर टू यहाँ से लेकर यहाँ तक। देख सकते हो आप ये लेवल, डिफरेंस दिख रहा है आपको साफ साफ। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाई, बिना एंजाइम के। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंजाइम डाल देते हो तो आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम लगेगी, यानी कि आपके शरीर को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जो लैक्टोज है आपका वो ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा, क्योंकि इसको कौन कर रहा है, एंजाइम अपने साथ बाइंड कर रहा है, यहाँ पर ई और ये सबस्ट्रेट, तो ई एस कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद यहाँ पर ई और पी कह सकते हो एक बार के लिए, फिर ये इन्होंने रिमूव कर दिया इसको डायरेक्टली। समझ रहे हो, इस फोटो में आप देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है कि बिना सिस्टम के, बिना एंजाइम के जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कुछ ज्यादा चाहिएगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास एंजाइम है तो आपको कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी, और आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हो। सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आ, यहाँ पर है, जो ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है विदाउट एंजाइम। तो यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पर क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट थे ये, ठीक है। सबस्ट्रेट का बिना एंजाइम के एनर्जी की जरूरत पड़ी कितनी, इतनी भाई यहाँ पर लिख रखा है विदाउट एंजाइम, यानी कि जो एनर्जी का लेवल है ये फ्री एनर्जी है इधर। तो फ्री एनर्जी कितनी पड़ी आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ा बिना एंजाइम के, तब जाके ये रिएक्शन यहाँ पर हुई, सबस्ट्रेट एक्टिवेट हुए, इस लेवल पर इतनी एनर्जी जरूरत पड़ी तब, और फिर जो सबस्ट्रेट आपके वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। लेकिन अगर आप एंजाइम डाल देते हो विद एंजाइम, रेड वाली लाइन, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम की जरूरत पड़ी है, और आपके जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर दिखा रखी है ये। तो अगेन ये ब्लैक लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है विदाउट एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम आपको इतनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, डेल्टा जी से आप इसको मेजर करते हो, डेल्टा जी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ी, फ्री एनर्जी ज्यादा, लेकिन ये अगर यहाँ पर एंजाइम है ई, तो बिल्कुल कम एनर्जी में एंजाइम सबस्ट्रेट बना, और फिर उतनी सी ही कम एनर्जी में एंजाइम प्रोडक्ट बना, और फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आप छोड़ देंगे हम, ये भी नहीं, ये मैंने बता दिया था लोक एंड इंड्यूस दोनों मॉडल। ये भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा आपको रिपीट कराया था कि किस तरीके से जो ट्रांजिशन है वो पूरी होती हैं, ठीक है। फैक्टर बता रहा था मैं आपको लास्ट क्लास में। तो फैक्टर में
इन्वायरमेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर था, पीएच था, एंजाइम था, एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। इतना हो गया था, चार पहले वाले चार फैक्टर हो गए थे, ठीक है ना। तो पहले क्या था हमारा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था। मैं रिपीट करा रहा हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पर आप देखोगे जितना ज़्यादा आप सबस्ट्रेट बढ़ाते रहोगे, उतनी ज़्यादा क्या है, जो रिएक्शन है वो बढ़ती रहेगी जब तक फ्री एंजाइम है। ठीक है, एक टाइम आने के बाद क्या होगा, सारे सारे एंजाइम बाउंड हो जाएंगे, और आप चाहे कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ा दो, रिएक्शंस आगे नहीं जाएगी। लाइक दैट। तो यहाँ पर देखोगे आपने कि सबस्ट्रेट बढ़ाई आपने, रिएक्शन बढ़ती रही लगातार। ठीक है, ये बढ़ रही है, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद क्या होगा, सारे के सारे जितने भी एंजाइम थे, इतने ही एंजाइम थे, सारे सारे बाउंड हो गए हैं, ऑक्यूपाइड हो गए हैं, तो फ्री एंजाइम नहीं है। लेकिन आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो स्टेशनरी हो गई है। ठीक है, तो ये तो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ऐसे ही आप इसको उल्टा करके लिख दोगे एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब हमारा सिस्टम है, एक मान लो ये सिस्टम है, यहाँ पर मान लो मैं इधर सबस्ट्रेट लिख लिया मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है, और इधर एंजाइम लिख लिया मैंने। तो अगर मान लो सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पर इतना ज़्यादा सबस्ट्रेट है लेकिन एंजाइम कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं एंजाइम बढ़ाऊंगा, इधर एंजाइम बढ़ाऊंगा, तो जो रिएक्शन है वो लगातार बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें पीएच का इफेक्ट। तो पीएच में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे ही एक्टिवेट होते हैं, काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो आप ये दो एग्जांपल आपने याद करने हैं, ट्रिप्सिन जो होता है वो अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करता है, मतलब 7 से ज्यादा पीएच चाहिए इसको एक्टिवेट होने के लिए। ठीक है, लगभग 7 या 9 के बीच में। और जो पेप्सिन है, इसको कम पीएच चाहिए, लगभग 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा स्टोमक होता है उसमें तभी जो प्रोटीन होते हैं वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि वहां पर पीएच कम होती है स्टोमक में, और पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो लो पीएच पर एक्टिवेट होता है। तो वो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। उसके बाद फिर जो खाना है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्टोमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो पीएच होती है वो ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा होती है, मतलब अल्कलाइन होती है। उस टाइम पर जो एंजाइम ट्रिप्सिन है भाई, ये एक्टिवेट होता है, और ये क्या करेगा, अब जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उनको ब्रेक करता है। इसके बाद तो अगेन ये पीएच का मैंने बताया था आपको कि क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन में देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ही आपने पीएच को बढ़ाया, यहाँ पर देखोगे ना, ये है एंजाइम एक्टिविटी, इधर इधर एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ है ये। तो जैसे ही आपने पीएच को बढ़ाया, इधर लेके आए, तो जो पेप्सिन की एंजाइमिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई है, इधर ग्राफ बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो पीएच आपकी कम थी तो एंजाइम एक्टिविटी रेड पेप्सिन की ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन जैसे आपने पीएच को बढ़ाया, पेप्सिन की एंजाइम एक्टिविटी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, और ट्रिप्सिन की यहां से बढ़नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बताया था कि 10 डिग्री जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, रेट ऑफ रिएक्शंस डबल होगी। ठीक है, एक लेवल तक। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 10 डिग्री टेम्परेचर को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स इंक्रीज इन द रिएक्शंस रेट विद द 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। जैसे ही आप 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर में, रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ती है। ठीक है, फॉर ए केमिकल रिएक्शंस Q10 इज 2 to 3 द रेट ऑफ रिएक्शंस डबल और ट्रिपल विद द एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकती है या फिर ट्रिपल हो सकती है जैसे आप 10 डिग्री बढ़ाते हो। ठीक है, एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस फॉलो दिस रूल एंड दे आर केमिकल रिएक्शंस, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर। भाई अगर आपने टेम्परेचर मान लो 40 50 60 70 इतना बढ़ाते ले गए, तो उससे क्या होगा, जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, वो अपना जो शेप उनका वो खराब हो जाएगा, उनकी एक्टिव साइट है वो काम करना बंद कर देगी। मतलब एंजाइम क्या हो गए, डीनेचर हो जाएंगे, और उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शंस आपकी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे कि हम यहाँ पर देखो इस फोटो में, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शंस एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर आने के बाद जो एंजाइम है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप चाहे कितना टेम्परेचर बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, घटती रहेगी लगातार। ठीक है, और मैंने फिश वाला एग्जाम्पल बताया था आपको कि जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है भाई, ये कोई फिक्स नहीं होता, 30 डिग्री या 40 डिग्री। ये एनिमल टू एनिमल, ओरिजिन टू ओरिजिन
वेरी करता रहता है। ठीक है, मान लो फिश के लिए, हमारे लिए 30 डिग्री नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होती। हम मान लो यहाँ पर रूम टेम्परेचर 25 के आसपास रहता है। ठीक है, गर्मियों में 40-45 डिग्री भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो फिश की बात करोगे, जो आप कह सकते हो आईसी वाटर में फिश रहती हैं, अगर उनको आप 30 डिग्री पे लेके जाओगे ना, पानी में, नॉर्मल पानी में रख दोगे, तो वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनके जो एंजाइम्स है वो 30 डिग्री पे डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन ये भी आपने इसको थोड़ा बता देना है, इसको इस तरीके से याद रखना है। तो जो टेम्परेचर है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया होते हैं वो 100 डिग्री के ऊपर भी नहीं मरते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, लाइक थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो 100 डिग्री पर भी नहीं मरते हैं। ठीक है, हमारा अगर लिविंग सिस्टम की बात करते हो आप, तो लगभग 70 डिग्री जो टेम्परेचर होता है भाई, उसमें हमारे सारे जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब हम मर जाएंगे अगर आपको लगातार 70 डिग्री पे कोई खड़ा कर दे तो। ऐसे नहीं 70 डिग्री पे जाते ही मर जाओगे, ऐसे नहीं होगा, बट एक बार वहीं पर मान लो, जैसे कि गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारा मैक्सिमम, अगर आपको मैं पूरा दिन गर्मी में बाहर खड़ा कर दूं, ठीक है, खाने पीने को ना दूं, तो ऑब्वियसली बात है, आपकी हालत शाम तक बिल्कुल खराब हो जाएगी। हो सकता है कि 2 दिन लगातार खड़ा कर दूं तो मर भी जाओ, हो सकता है ना, क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि फिर हमारा जो सिस्टम है वो बिना पानी के जो एंजाइम्स है वो सारे सारे काम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। और टेम्परेचर ये तो 45 है, अगर 50 कहूँ, 55 कहूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनमें आते हैं भाई को फैक्टर एंड को एंजाइम। जैसे कि यहाँ पर थे हमारे, एक सेकंड, हाँ, को फैक्टर एंड को एंजाइम, एंड फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। तो को फैक्टर एंड को एंजाइम, को फैक्टर वो होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं भाई। लाइक को फैक्टर आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक जिंक, आयरन, विटामिन्स एंड सम टाइम नीड प्रो नीड फॉर द प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी। यानी कि अगर आपने, जिसके आपने सुना होगा ना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखा हुआ है आयरन, तो आयरन हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, आयरन की टेबलेट खाते हैं, आयरन खाना चाहिए, खून में आयरन चेक कराते हैं, आयरन ज्यादा होना चाहिए। तो जो आयरन है, आयरन क्या है, एक को फैक्टर का काम करता है। अगर आयरन आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो मतलब आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को अपने साथ पिक नहीं करेगा। और अगर ऑक्सीजन अपने साथ पिक नहीं करेगा आपका ब्लड, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी फिर आपको दिक्कत होगी, हार्ट की दिक्कत, सांस की दिक्कत कह लो, और अल्टीमेटली आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी, फिर मतलब डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो आयरन है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, हीमोग्लोबिन का। तो आयरन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक एंजाइम है। हीमोग्लोबिन जो है वो एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम मतलब प्रोटीन की बात होती है, और उसको ठीक से काम करने के लिए आपको आयरन चाहिए। अगर आयरन नहीं होगा तो जो हीमोग्लोबिन है वो ठीक से काम नहीं करेगा। काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना। तो अगर उसके पास आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को ठीक से नहीं लेके जाएगा वो, अगर ऑक्सीजन को ठीक से नहीं लेके जाएगा, सिंपल सी बात है, फिर दिखते आएंगे शरीर में। ठीक है, तो दे आर द को फैक्टर भाई। तो यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया इन्होंने। ठीक है, तो लाइक ये ह्यूमन 37 डिग्री टेम्परेचर है हमारा, ये ऑप्टिमल रहता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, टेम्परेचर वाला ही है, स्लाइड पीछे वाली में आनी थी, चलो कोई नहीं। और एक आपसे एक नंबर में वैसे शायद ना पूछे, बट पूछ लेते हैं, वाट आर टर्न ओवर नंबर, ये आपकी बुक में लिखी हुई डेफिनेशन। टर्न ओवर नंबर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शंस को कितनी जल्दी कन्वर्ट करता है, यानी कि सबस्ट्रेट को कितनी जल्दी प्रोडक्ट में चेंज करता है, टर्न करता है, तो उसको बोलते हैं टर्न आउट नंबर। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे आप, जो टर्न आउट नंबर है वो बढ़ता रहेगा एक पर्टिकुलर लेवल तक। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने और ज्यादा बढ़ाया तो टर्न आउट नंबर फिर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये पीएच वाला ही था, तो अगेन ये देखो पेप्सिन यहाँ पर लो पीएच पे काम कर रही है, न्यूट्रल पीएच के ऊपर हमारा अमाइलेज और ट्रिप्सिन काम कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड, अच्छा इसमें इनिबिटर और रह गया। ठीक है, एंजाइम इनिबिटर हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की एक और स्लाइड है, यहाँ पर देखोगे आप कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हो नीचे, तो ये जो खाली ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर है, तो दे आर द एंजाइम। ठीक है, आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो सारे सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड हो गए यहाँ पर, और रेट ऑफ रिएक्शन सब बढ़नी स्टार्ट हो गई है। आप और ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ये रेड जो डब्बे देख रहे हो ना ये वाले, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई है। अब लास्ट में आते हैं हम अपना नेक्स्ट के ऊपर,